माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वेम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर 6 सुपर पोजिशन ऑफ वेव और आज उसका पहला लेक्चर है जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन, वो आप जरूर देखें। उसमें जो टॉपिक हमने स्टडी किया है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके ऊपर ये चैप्टर बहुत ज्यादा डिपेंड है। तो सबसे पहले वो टॉपिक स्टडी करो, उसके बाद ही सुपर पोजिशन ऑफ वेव स्टडी करो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन सुपर पोजिशन ऑफ वेव। सबसे पहले वेव्स क्या होती है, बहुत ही इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। हर एक टॉपिक में इमेजिनेशन ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा हम देख नहीं पाते। वेव्स हम लोग देखते हैं लेकिन उसके हर एक पार्टिकल का मोशन हमें स्टडी करना है, इसलिए आपको कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं वेव क्या होती है। देखो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कंसिडर करते हैं ये एक तालाब है, ठीक है, और इनिशियली ये तालाब के जो पार्टिकल्स है सभी पार्टिकल्स रेस्ट पोजीशन में है, मतलब कोई भी पार्टिकल हिल नहीं रहा, पूरा प्लेन सरफेस है, ऐसे हम लोग कंसिडर करते हैं। और हम लोगों ने क्या किया, एक स्टोन लिया और स्टोन को तालाब के एग्जैक्टली बीच में ऐसे पुट किया, मतलब ऐसे फेंका आपने स्टोन को। तो इनिशियली ये पार्टिकल जो थे वो रेस्ट पोजीशन पे थे, मतलब बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे। रेस्ट पोजीशन का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके ऊपर किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो होता है। जीरो का मतलब क्या, यहाँ पे वो पार्टिकल रहेंगे, पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं हिलेगा, ना ऊपर की डायरेक्शन में ना नीचे की डायरेक्शन में, कहीं पे भी वो पार्टिकल नहीं हिलेगा। इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज रेस्ट पोजीशन। इसको रेस्ट पोजीशन भी बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम हैं। जो अभी पार्टिकल बिल्कुल भी नहीं हिल रहे, एक ही जगह पे है वाटर के, वो कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। और इसका दूसरा नाम है मीन पोजीशन। ये सभी बातें आपको आनी चाहिए, ये ऑलरेडी मैंने ऑसिलेशन में भी एक्सप्लेन किया है, बट अभी वापस उसको बताती हूँ। और इसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसके बहुत अलग अलग नाम है, इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे था, मीन पोजीशन पे था। अभी हमने क्या किया, वो पार्टिकल को यहाँ पे स्टोन डाल के एनर्जी प्रोवाइड की। इनिशियली ये रेस्ट, हम लोग रेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी नहीं होती। अगर हमें कोई एनर्जी दे दे तो बिल्कुल भी हम लोग रेस्ट नहीं करेंगे, फिर हम कुछ तो भी काम करेंगे, राइट ना। तो ये पार्टिकल को जब हम स्टोन यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ के जितने भी इसके नियर अबाउट पार्टिकल्स है उनको हमने क्या की, एनर्जी दे दी। ठीक है, ये सभी पार्टिकल्स को एनर्जी मिल गई। वो पार्टिकल अभी उसकी रेस्ट पोजीशन पे नहीं रुकेंगे क्योंकि उनको एनर्जी मिली है, तो वो कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो ये क्या काम करेंगे, यहाँ का पार्टिकल अभी क्या करेगा, यहाँ से ऑसिलेट होना स्टार्ट करेगा, मतलब ऊपर उछलेगा, कुछ तो भी डिस्प्लेसमेंट तक वो ऊपर उछलेगा और वापिस नीचे आके गिरेगा, राइट। उसके बाद यहाँ का जो पार्टिकल है वो भी अभी ऊपर उछलेगा, वो उससे ज्यादा ऊपर उछलेगा। ये पार्टिकल ने क्या की, यहाँ के जितने भी पार्टिकल्स थे इन्होंने क्या की, इनकी एनर्जी उसके नजदीक के पार्टिकल्स को दे दी। अब वो भी डिस्टर्ब हो गया, मतलब देखो इनिशियली ये रेस्ट पोजीशन पे था, अभी हमने उसको डिस्टर्ब किया। जब स्टोन डाला तो उनको हमने डिस्टर्ब किया मतलब क्या, एनर्जी प्रोवाइड की। अभी ये इसके पार्टिकल को एनर्जी देगा, वो भी उछलेगा। अब ये इसके नजदीक के पार्टिकल को एनर्जी देगा, वो भी उछलेगा। ऐसे हर एक पार्टिकल उछलते 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 कुछ ऐसा शेप प्रोड्यूस करेगा जो हमें ऐसे दिखेगा, राइट ना। हर एक पार्टिकल उछलते उछलते ऐसा शेप प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद क्या होगा, यहां से वो देखो, कभी भी हम लोग जब वाटर में रिपल्स देखते हैं, रिपल्स मतलब क्या, जब हम स्टोन डालते हैं तो हमें कुछ ऐसे सर्कल बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। वो अप टू द कॉर्नर वो लेग के वो सर्कल ऐसे बाहर आते हैं। तो वो रिपल्स कैसे होते हैं,
वो सर्कल, एक सर्कल का पोर्शन कुछ ऐसे होता है जैसे मैंने अभी दिखाया, और दूसरा सर्कल हमें दिखता है, इसका मतलब क्या, वो सर्कल सेपरेट है। एक सर्कल ऐसा है, दूसरा सर्कल ऐसा है, दूसरा सर्कल ऐसा दिखता है, तीसरा सर्कल ऐसा दिखता है, चौथा सर्कल ऐसा दिखता है। उसमें अगर हम एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें, एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें तो उसमें आपको पता चलेगा एक पार्टिकल का एक पोर्शन कुछ इस तरह वाइब्रेट हो रहा है, मतलब इनका एक्चुअल में ये वाइब्रेशन है। ये पार्टिकल ऊपर उछलता है फिर नीचे आता है, वापस ऊपर उछलता है नीचे आता है। सिमिलरली यहाँ का पार्टिकल ऊपर उछलता है नीचे आता है, यहाँ का पार्टिकल उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, एक एक्सट्रीम पोजीशन तक ऊपर उछलता है फिर नीचे आता है, फिर एनर्जी वापस कहाँ आती है, जीरो पोजीशन पे, मतलब रेस्ट पोजीशन पे। अब इनका डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, नेक्स्ट पार्टिकल जो यहाँ के पार्टिकल्स रहेंगे उनका डायरेक्शन अभी अपोजिट रहेगा, मतलब वो नीचे की डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे। फिर वापस यहाँ पे वो पार्टिकल का रेस्ट पोजीशन आएंगे, वापस यहाँ के पार्टिकल ऊपर उछलना स्टार्ट करेंगे, और इस तरह हमें एक पार्ट जो ऊपर मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कहा जाता है क्रेस्ट। इसको क्या कहा जाता है, क्रेस्ट। ये ऑलरेडी हमने 11th में स्टडी किया है। और जो नीचे का पार्ट होता है उसको कहा जाता है ट्रफ। समझ में आया। और ये जो है ये अलोंग वाई एक्सिस ये उछल रहा है, राइट ना, अलोंग वाई एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस ऐसे वेव की मोशन है, और ये जो अलोंग वाई एक्सिस है वो उछल रहा है। ये कितना उछलता है इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम वाई से डिनोट करते हैं। अब ऐसे नहीं है कि ये डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट ही है क्या। जो एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही है, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर हो रहा है, वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ही होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता, इसकी जगह पे प्रेशर भी हो सकता है। मतलब प्रेशर ट्रांसफर हो रहा है, फिर प्रेशर थोड़ा कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा और ज्यादा, फिर वापस कम। कभी कभी डेंसिटी भी ट्रांसफर होती है, डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफर हो सकता है, प्रेशर ट्रांसफर हो सकता है। अलग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, हमने स्टडी किए हैं 11th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वहां पे वेरी होती है, राइट ना। तो यहाँ पे इसकी जगह पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं, वाई की जगह पे कुछ भी हो सकता है। ये वाई डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो अभी वेव मतलब क्या, ये जो हमने देखा ये क्या है, ये एक डिस्टरबेंस है जो कि वेव में प्रोड्यूस्ड किया गया है। मतलब वेव को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन कॉल्ड एज वेव। इसी को क्या कहा जाता है, वेव कहा जाता है। जो वेव मतलब एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया जाता है, जब पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे था उसको हमने स्टोन डाल के डिस्टर्ब किया, और जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ किसी मीडियम में, ये वाटर एक मीडियम है, तो इस मीडियम में जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ उसी डिस्टरबेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात आपको बहुत ज्यादा याद रखनी है, मैं इसको पहले रफ करती हूँ फिर वो पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, की पॉइंट्स वो आपको याद रखोगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला पॉइंट है पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल। एम आई क्लियर। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब मैंने यहाँ पे स्टोन डाला, यहाँ पे स्टोन डालने के बाद यहाँ का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ नहीं गया, बराबर। वो पार्टिकल क्या, बस उछला ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। यहाँ के पार्टिकल ने उसकी एनर्जी नजदीक के पार्टिकल को दी और फिर वापस वो उछलना स्टार्ट करता है। यहाँ का पार्टिकल उसकी एनर्जी वापस उसके नजदीक के पार्टिकल को देता है, वो उछलना स्टार्ट करता है। ऐसे उछलते उछलते पार्टिकल उसकी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, वो पार्टिकल खुद ट्रैवल नहीं हो रहा है। पार्टिकल वहां का वहीं पे है लेकिन उसकी एनर्जी वो ट्रैवल कर रहा है, वो खुद यहाँ पे ट्रैवल नहीं हो रहा है। सो पार्टिकल्स डू नॉट ट्रैवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है। तो क्या ट्रैवल हो रही है, क्या ट्रांसफर हो रही है, सेकेंड पॉइंट वही आएगा कि एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स
आर ट्रांसफर। पार्टिकल्स की एनर्जी ट्रांसफर होती है लेकिन पार्टिकल खुद ट्रैवल नहीं होता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मतलब हम बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी नॉट अ मैटर। मतलब वाटर के जैसे कि पार्टिकल्स हमने देखे, उसको मैटर भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। एनर्जी ट्रांसफर होती है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं होता, सब्सटेंस ट्रांसफर नहीं होता, ऐसा उसका मीनिंग है। ठीक है, बट नॉट, यहाँ पे ही कंटिन्यू कर लो, बट नॉट मैटर। एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आर ट्रांसफर बट नॉट मैटर। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आएगा पार्टिकल्स ऑसिलेट। पार्टिकल कहाँ से ऑसिलेट होते हैं, मैंने आपको बताया। पार्टिकल्स ऑसिलेट, वाइब्रेशन जो वाइब्रेट करे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेशंस बोलते हैं। पार्टिकल ऑसिलेट्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कहाँ से ऑसिलेट करते हैं, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। राइट, ये थर्ड पॉइंट आएगा। फोर्थ पॉइंट, वेव क्या होती है, वेव की डेफिनेशन। वेव इज ए एनर्जी, वेव एक एनर्जी है जो ट्रैवल करती है। वेव इज ए एनर्जी विच ट्रैवल्स। पार्टिकल ट्रैवल्स हुए क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ट्रैवल हो रहा है जिससे वेव बन रही है, एनर्जी ट्रैवल हो रही है। वेव इज ए एनर्जी विच ट्रैवल्स, या फिर हम बोल सकते हैं उनकी मोशन। मोशन मतलब वेलोसिटी आई, वेलोसिटी मतलब स्पीड आया, स्पीड आया मतलब मोमेंटम आया। वेव इज अ मोमेंटम विच ट्रैवल्स, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। वेव इज अ मोमेंटम which travels, या फिर हम बोल सकते हैं वेव इज अ डिस्टर्बेंस। वेव इज अ डिस्टर्बेंस which travels। या फिर हम बोल सकते हैं द डिस्टर्बेंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन कॉल्ड एज वेव, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद देखो एक पॉइंट आप याद रखोगे, सातवां पॉइंट क्या, कि मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड मोशन ऑफ वेव, ये दोनों डिफरेंट होती है। देखो कैसे, यहाँ पे यहाँ का पार्टिकल जो है वो ऐसे मोशन कर रहा है और वेव जो है वो ऐसे मोशन कर रही है, राइट ना। मतलब मोशन ऑफ वेव ये है और मोशन ऑफ पार्टिकल ये है, ये दोनों भी डिफरेंट है। तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल एंड मोशन ऑफ वेव आर डिफरेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स है वेव से रिलेटेड, ये आपको याद रखने हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ वेव। तो वेव को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मेनली दो टाइप्स होते हैं इसके। एक होता है मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव, एंड दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव्स। मतलब क्या, देखो मैकेनिकल वेव्स मतलब ऐसी वेव्स जिनको मीडियम लगता है। वेव्स विच रिक्वायर्स मीडियम कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव, विच रिक्वायर्स मीडियम कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव। एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स मतलब विच डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। जैसे कि हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टडी की है, राइट ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की जरूरत नहीं होती, मतलब वो स्पेस में भी ट्रैवल कर सकती हैं, उनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली यहाँ मीडियम की जरूरत, जैसे कि साउंड वेव्स, अगर यहाँ पे एयर मीडियम नहीं होता तो हमारा साउंड आपकी तरफ नहीं आता, राइट ना। तो
यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं साउंड वेव, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। साउंड वेव्स, ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल हम बता सकते हैं वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, मतलब सपोज कंसिडर करते हैं एक थ्रेड हमने लिया, वो थ्रेड को आपने यहाँ पे टाई किया और इसको आप यहाँ से ऐसे ऑसिलेट कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो, तो हमें दिखता है ये वेव का शेप कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव बन रही है वो, उसके लिए भी ये स्ट्रिंग एक मटेरियल मीडियम है, राइट ना। सो इसके लिए मीडियम की जरूरत है, तो वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, ये भी एक एग्जाम्पल आएगा इसका, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हम स्टडी करने वाले हैं ऑलरेडी। वेव्स ऑन एयर कॉलम, एयर कॉलम के ऊपर जो वेव्स बनती है वो भी एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे जहां जहां पे मटेरियल मीडियम की वाटर वेव्स, वाटर में जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया, जो रिपल्स प्रोड्यूस होते हैं, ये भी क्या है, एक मैकेनिकल वेव है। मतलब जहां पे मीडियम जरूरी है वहां पे मैकेनिकल वेव्स होती है, और जहां पे मीडियम की जरूरत नहीं है उनको ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉन मैकेनिकल वेव्स का दूसरा नाम ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिनके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे दो टाइप्स में इसको डिफाइन किया है। और भी अलग टाइप्स वाइब्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, वो भी हम देखते हैं क्या होता है। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव्स डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन के बेसिस पे कौन सी वेव्स डिफाइन की है, डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेशन। तो कौन सी वेव्स है, देखो दो टाइप की वेव्स होती है यहाँ पे। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, ऑलरेडी हमने इसके बारे में स्टडी किया है 11th में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। और दूसरा होता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। देखो ट्रांसवर्स वेव्स मतलब पार्टिकल, अभी यहाँ पे हमने देखा एक ऐसी वेव देखी, राइट ना। तो ये पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है, वेव की मोशन ये है, दिस इज द वेव मोशन एंड दिस इज द पार्टिकल मोशन। तो यहाँ पे पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसा है, देखो ये वेव की मोशन और ये पार्टिकल की, ये वेव की मोशन और ये पार्टिकल की, दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। सो जिसमें वेव मोशन एंड पार्टिकल मोशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। द वेव्स इन विच वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू वेव मोशन कॉल्ड एज ट्रांसवर्स वेव। बट लॉन्जिट्यूडिनल वेव में क्या होगा, वाइब्रेशन भी इसी डायरेक्शन में और मोशन भी, वेव की मोशन भी इसी डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे पार्टिकल का वाइब्रेशन कैसे होगा, ऐसे होगा, या पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, अभी पार्टिकल ऐसे है। पहले जैसे कि स्प्रिंग क्या होती है, पहले कंप्रेस होती है फिर रेयर फैक्ट होती है, कंप्रेस होती है फिर रेयर फैक्ट होती है। तो यहाँ पे वेव जो है ये कंप्रेस होगी, पार्टिकल पहले कंप्रेस होंगे फिर रेयर फैक्ट होंगे, फिर कंप्रेस्ड होंगे फिर रेयर फैक्ट होंगे। तो यहाँ पे देखो वेव भी इधर ही जा रही है और पार्टिकल भी ऐसे ही वाइब्रेट हो रहे हैं, पहले कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। तो जहाँ पे पार्टिकल का वाइब्रेशन एंड वेव की मोशन ये एक दूसरे को पैरेलल होते हैं उनको कहा जाता है लॉन्जिट्यूडिनल वेव, और जहाँ पार्टिकल का वाइब्रेशन एंड वेव मोशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं उनको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। तो ऐसे दोनों, इनको हमने 11th में डिटेल में स्टडी किया है, अभी जस्ट हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल ऐसा है जो ट्रांसवर्स भी होता है लॉन्जिट्यूड, जैसे कि रिपल्स ऑन वाटर, वाटर के ऊपर जो रिपल्स आते हैं, बराबर है ना, रिपल्स ऑन वाटर, स्टोन डालने के बाद वाटर के ऊपर ऐसे सर्कल्स हमें दिखाई देते हैं। तो वो जो है वो दोनों एग्जाम्पल दोनों के लिए है, ट्रांसवर्स वेव भी है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव भी है, दोनों के लिए। यहाँ मटेरियल मीडियम का कोई इश्यू नहीं है ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्जिट्यूडिनल वेव में, जैसे कि हमने मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल में देखा था, मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड, मीडियम, वैसे इसका कुछ इश्यू नहीं है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव में साउंड वेव आती है, ट्रांसवर्स वेव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है, इसमें ट्रांसवर्स वेव में वाटर वेव्स भी आ सकती है क्योंकि वाटर वेव्स में भी ऐसे शेप दिखता है, बट रिपल्स ऑन वाटर वेव्स दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल आल्सो। तो ऐसे उसके एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। अगर आपको इसको डिटेल में स्टडी करना है तो 11th का टॉपिक पढ़ो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है।
बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। मतलब कुछ बेसिक डेफिनेशन है, उनको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके पहले भी स्टडी की है, आज वापस बताती हूँ। लेकिन उसके पहले वन वेव क्या होती है देखो, वन वेव बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं वन वाइब्रेशन क्या होता है। वन वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं हम उसको, वन वेव भी बोल सकते हैं। मतलब देखो अभी अभी हमने वेव देखा, मैंने आपको बताया कि ये हम लोग वेव इसको कहते हैं। तो देखो एक ये ऊपर का पार्ट जिसको हम क्रेस्ट बोलते हैं, तो एक क्रेस्ट मिला के और एक ट्रफ मिला के जितना पोर्शन है इसको हम वन वेव बोलते हैं। दिस इज वन वाइब्रेशन, दिस इज अनदर वाइब्रेशन, इसी को वन वेव बोला जाता है। मतलब इसमें देखो ये टोटल डायग्राम में कितनी वेव्स दिख रही है हमें, दीज आर 2 वेव्स, ठीक है। अब ये जो एक्स एक्सिस होता है इस डायरेक्शन में, ये उसकी पोजीशन दिखाता है, वेव की पोजीशन दिखाता है। और वाई एक्सिस क्या दिखाता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। बस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं दिखाएगा, वो बहुत मतलब इसमें प्रेशर भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोला डेंसिटी हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे वन वेव क्या है ये आपको पता चला। अब इसी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है पीरियड, और इसी को कहा जाता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी बोला जाता है, पीरियड भी बोला जाता है, उसी को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन देखो क्या एग्जैक्टली, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन ऑसिलेशन। वन वाइब्रेशन बोल सकते हैं या फिर वन ऑसिलेशन बोल सकते हैं या फिर वन वेव बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये एक वेव, एक वाइब्रेशन या फिर एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, उसी को कहा जाता है टाइम पीरियड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन कॉल्ड एज वन टाइम पीरियड। इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है, सीजीएस एसआई सेकेंड। तो यहाँ पे टाइम का यूनिट क्या आएगा, सेकेंड। सेकेंड डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी, वो डिनोट किया जाता है एन से, कभी कभी इसको ईटा से भी डिनोट किया जाता है। ईटा नहीं, कोएफिशिएंट के लिए ईटा नहीं, न्यू से डिनोट ज्यादा किया जाता है, एन से या न्यू से डिनोट किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में सपोज 1 ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, 1 सेकेंड में सपोज 3 ऑसिलेशन पास हुए, 1 2 3, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी यहाँ पे 3, इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी होगी 3 हर्ट्ज। 2 ऑसिलेशन पास हुए तो 2 हर्ट्ज। ऐसे नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड में कितने पास हो रहे उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो जितने ज्यादा ऑसिलेशन पास होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी और उतनी ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग वेव होगी। तो देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ज्यादा कब पास होंगे, जब ये डिस्टेंस कम होगा। मतलब सपोज अभी दूसरा मैं आपको डायग्राम बताती हूँ, ये डायग्राम में देखो ये डिस्टेंस कम है, राइट ना। तो इसमें देखो 1 सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही है और इसमें देखो 1 सेकेंड में कितनी वेव पास हो रही है। इसमें 3 वेव और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 वेव्स, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी 8 हर्ट्ज। दिखने में वेव छोटी है लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ये स्ट्रॉन्ग वेव हो गई। तो जितनी ज्यादा, जितना कम ये डिस्टेंस उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। और ये डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। फ्रीक्वेंसी समझ में आया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ट्रैवल इन 1 सेकेंड कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। और इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया, एक तो हर्ट्ज होता है या फिर डिवाइड बाई टी है, मतलब एस रेस टू क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है, सेकेंड इनवर्स या फिर हर्ट्ज। उसके बाद देखो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, वेवलेंथ। अभी मैंने बताया डिस्टेंस, तो ये वेवलेंथ मतलब ये डिनोट किया जाता है लैम्बडा से, इसको लैम्बडा कहा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव पार्टिकल विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। मतलब देखो क्या, सपोज यहां पे मैंने ये वेव कंसिडर की,
यहाँ का पार्टिकल मैंने कंसिडर किया। अब नेक्स्ट टाइम पे वो पार्टिकल कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, ये वाला नहीं है, ये वाला, इसके लिए कौन सा रहेगा, ये पार्टिकल अलग है। यहाँ का जो पार्टिकल है ये और ये दोनों सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, यहाँ का और यहाँ का पार्टिकल। मैंने यहाँ का कहा, यहाँ का पार्टिकल और यहाँ का पार्टिकल ये दोनों सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन है। सिमिलरली यहाँ का पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ का पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, यहाँ का पार्टिकल एंड यहाँ का पार्टिकल नहीं, यहाँ का नहीं आएगा, राइट, यहाँ का ही, यहाँ का पार्टिकल और यहाँ का पार्टिकल सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। उसके बाद यहाँ का पार्टिकल, यहाँ से आई देखो ये वेव, और यहाँ का पार्टिकल, ये दोनों भी सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में। तो ये जितने भी पार्टिकल है सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। मतलब सपोज ये दोनों सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन के पार्टिकल देखें तो इन दोनों में कितना डिस्टेंस रहेगा, 1 लैम्बडा। ठीक है, अब आगे और हमने लिया ये तीसरा डिस्टेंस, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज 2 लैम्बडा। यहाँ से यहाँ तक ये 1 लैम्बडा हो गया, ये 2 लैम्बडा, राइट। सिमिलरली यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, वेवलेंथ मतलब लैम्बडा। सिमिलरली ये और ये पार्टिकल इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, लैम्बडा। इसको कहा जाता है वेवलेंथ। और डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। डिस्टेंस हम लोग मीटर में यूज करते हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटा होगा तो उसको एक अलग यूनिट है, दैट इज द एंगस्ट्रॉम। ऑलरेडी हमने देखा है एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। -10 मतलब बहुत छोटा, देखो तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। तो वेवलेंथ के लिए हम लोग एंगस्ट्रॉम भी यूज करते हैं एंड मीटर भी यूज करते हैं। तो समझ में आया। तो अभी देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। जितनी कम वेवलेंथ उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी। देखो अगर मैं वेवलेंथ कम कर दूं, वेवलेंथ में कम कर दूं, मतलब ये डिस्टेंस हमने कम किया था, तो मैंने क्या बताया, 1 सेकेंड में 8 वेव्स ट्रेवल हुई थी, और अगर ये डिस्टेंस बढ़ाया तो 1 सेकेंड में 3 ही वेव ट्रेवल हुई। मतलब वेवलेंथ हमने कम की तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और वेवलेंथ ज्यादा की तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई। दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट ना, दोनों एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस, एज अ डिस्टेंस हम लोग क्या ले रहे हैं, एज अ डिस्टेंस हम लोग ले रहे लैम्बडा एंड डिवाइड बाय टाइम टी। तो लैम्बडा, वेलोसिटी एंड टाइम तीनों में क्या रिलेशन बनेगा, फिर लैम्बडा इज इक्वल टू बनेगा v इंटू टी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसके पहले भी देखा है ये रिलेशन। लैम्बडा इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, राइट ना, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम, सॉरी वेलोसिटी इंटू टाइम। एंड इसी को अगर हम ऐसा करें तो, अगर मैंने देखो यहाँ पे क्या रिलेशन है, लैम्बडा इज इक्वल टू v इंटू टी। ये t को मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये डिवाइड बाय t बनेगा, और 1 डिवाइड बाय t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। सो v इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, n इंटू लैम्बडा। तो ये भी एक रिलेशन हमने देखा है 11th स्टैंडर्ड में। ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, दोनों याद रखो, कहीं पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग बातें आपको पता होनी चाहिए, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट, बट ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम। 1 सेकेंड में वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, दैट इज द वेलोसिटी। ऑलरेडी इसका फॉर्मूला हमें पता है। तो डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से भी डिनोट करते हैं। तो लैम्बडा डिवाइड बाय टी हमने ऑलरेडी फॉर्मूला स्टडी किया, और इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा फिर वेलोसिटी का, दैट इज मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम मतलब मीटर पर सेकेंड। उसके बाद 5वां हम लोग देखने वाले हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वेव ट्रेवल करेगी, मतलब यहां से हमने देखा, यहां से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये, तो ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। ये वाला नहीं आएगा, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, बट सबसे बड़ा कौन है, ये। तो ये सबसे बड़ा जो है उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, ये डिनोट किया जाता है ए से,
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल और मैक्सिमम वाइब्रेशन कवर्ड बाय द पार्टिकल। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ओके। और डिस्प्लेसमेंट है तो इसका एसआई यूनिट क्या रहेगा, मीटर ही रहेगा। एसआई यूनिट इज मीटर, ओके। तो देखो बच्चों, ये कुछ इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स थी, जो आगे और भी हम लोग कुछ डेफिनेशंस देखेंगे इससे रिलेटेड। सभी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस उन्होंने आपके नोट्स में डाले हैं, वो भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस डाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन अ वेव प्रोपोगेट। वेव प्रोपोगेट होना मतलब क्या, वेव ट्रैवल होना। वेव ट्रैवल कब होती है, जब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड होता है। तो वेव प्रोपोगेट होना मतलब क्या, देखो व्हेन अ वेव प्रोपोगेट्स इट प्रोड्यूसेस डिस्टर्बेंस और ऑसिलेट्स इन द मीडियम व्हिच रिजल्ट इनटू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया वेव ट्रैवल होती है, मतलब क्या ट्रैवल होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, राइट ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट आर मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स मतलब क्या होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है उनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए हैं। अ मैकेनिकल वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन एन इलास्टिक मीडियम। इलास्टिक मतलब क्या, जो मूव हो सके, जिसके पार्टिकल मूवेबल है, ऐसे मीडियम को हम लोग इलास्टिक मीडियम बोलते हैं। ड्यू टू पीरियोडिक वाइब्रेशन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो रिपीट होता है उसको पीरियोडिक बोलते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अबाउट देयर रिस्पेक्टिव मीन पोजिशन, राइट। सभी चीजें आपको पता है यहाँ पे मीन पोजिशन क्या होती है। सेकेंड पॉइंट देखो, इन दिस प्रोसेस एनर्जी एंड मोमेंटम आर ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। ऑलरेडी मैंने आपको बताया पार्टिकल ट्रैवल नहीं होता है, एनर्जी ट्रैवल होती है, मोमेंटम ट्रैवल होता है। थर्ड पॉइंट देखो, वेव कैरीज और ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बट देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मैटर और पार्टिकल ऑफ देयर मीडियम इन विच द वेव इज ट्रैवलिंग। ऑलरेडी मैंने आपको बताया मैटर ट्रैवल नहीं होता, बस उसकी एनर्जी ट्रैवल होती है। These are called as mechanical waves। ऐसे आप इसको एक्सप्लेन करते हो। और शॉर्ट में अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो waves which require material medium called as mechanical waves, या फिर इलास्टिक मीडियम भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऑलरेडी मैंने बताया नॉन मैकेनिकल वेव्स मतलब जिनको मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। Waves which do not require material medium for their propagation are called electromagnetic waves। देखो एक सेपरेट चैप्टर है आपके 11th में इससे रिलेटेड, कम्युनिकेशन सिस्टम में हमने मैकेनिकल वेव्स क्या होती है उसको डिटेल में देखा है, तो वहां पे आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उन्होंने क्या पूछा है, हाउ आर मैकेनिकल वेव्स डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स डिफरेंट कैसे होती है, जैसे मैंने आपको बताया मैकेनिकल वेव्स को लगता है मटेरियल मीडियम प्रोपोगेशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती है। मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हाट आर साउंड वेव्स। साउंड वेव्स क्या होती है, साउंड वेव्स होती है जो प्रेशर, मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट ही चेंज हो सकता है ऐसे नहीं है, प्रेशर भी चेंज हो सकता है। तो साउंड वेव्स मतलब जो प्रेशर क्रिएट करती है। प्रेशर वेव कंसिस्टिंग ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, ये लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स होती है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स में कैसे कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है, तो वो प्रेशर की वजह से होता है। जब हम बात करते हैं पार्टिकल के ऊपर प्रेशर आता है तो पार्टिकल कंप्रेस होते हैं, उसके बाद वापस रेयरफैक्ट होते हैं, वापस कंप्रेस होते हैं, ऐसे एनर्जी ट्रैवल करते हैं। So sound waves is a pressure waves consisting of compression and rarefaction traveling along the direction of propagation of wave, okay। So ये कुछ बातें, ये कुछ इंट्रोडक्शन में क्वेश्चंस उन्होंने दिए, सभी क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं और भी डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज द प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है, ठीक है। तो आज मैं यहीं पे रुकती हूँ बच्चों, सब टॉपिक्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं आपको, एग्जैक्टली हर एक पॉइंट पे क्या होता है वो मैं वेव में वो मैंने आपको बताया है। तो होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहो,
थैंक यू सो मच। और भी कुछ हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए वो भी देखेंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं बच्चों। इसके पहले आप 11th का भी थोड़ा रिवाइज करो, क्योंकि वो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड है, बहुत सारे इक्वेशंस भी यूज़ किए उसके। तो पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।